नमस्ते, मैं अपूर्वा सिंह हाजिर हूं लेकर बड़ी बहस। नफरत की दीवारों के उस पार से एक आवाज आई है और यह आवाज तारीफ की है। तारीफ भारत के उस मुख्यमंत्री की जिसे देश का एक वर्ग लगातार निशाने पर रखता है। लेकिन अब दुश्मन देश के सांसद तक कह रहे हैं यह है असली विकास मॉडल। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और तारीफ हो रही है पाकिस्तान की संसद में, जहां पीटीआई सांसद गौहर अली खान ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। सांसद ने कहा, अकेले उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत पूरे पाकिस्तान से बेहतर है। अब जरा रुकिए, सोचिए और विपक्ष से पूछिए, जब योगी मॉडल को यहां के कुछ नेता तानाशाही, भ्रष्टाचार और झूठा प्रचार कहते हैं, तो वहीं पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं पाकिस्तान का टोटल बजट 62 बिलियन डॉलर है और उत्तर प्रदेश का अकेले 97 बिलियन डॉलर का बजट है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की संसद में आज वो सच बोला गया जिसे देश का विपक्ष हर बार झुठलाता रहा? क्योंकि वही पाकिस्तानी सांसद आगे कहते हैं पाकिस्तान का रेवेन्यू सिर्फ 50 बिलियन डॉलर है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन डॉलर है। और फिर कहते हैं योगी मॉडल का है कमाल। पाकिस्तानी सांसद ने पूरे ग्लोब को योगी के विकास मॉडल को A++ का सर्टिफिकेट दे दिया है। ऐसे में विपक्ष को कौन समझाए? योगी के विकास को मीडिया मैनेजमेंट कहने वाले विपक्षी अब क्या जवाब देंगे? क्या कांग्रेस, सपा और बाकी आलोचक अब बताएंगे कि पाकिस्तान भी बीजेपी आईटी सेल से संचालित हो रहा है? जब दुश्मन देश के सांसद तक ये मान रहे हैं कि योगी के राज में यूपी पाकिस्तान से आगे निकल गया है, तो क्या भारत का विपक्ष अब भी इसे नकारेगा? जो देश खुद आईएमएफ के कर्ज में डूबा है, जहां जनता बजट में कटौती से बिलबिला रही है, वहां के सांसद अब भारत के एक मुख्यमंत्री को अपना आदर्श मान रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अक्सर कश्मीर का राग अलापता है, पर अब उसकी पसंद, अब उसकी संसद में योगी राज गूंज रही है। पाकिस्तानी की मुनादी योगी मॉडल की जीत। जिस यूपी को 2017 से पहले गुंडा राज, अपराध प्रदेश और बदहाल इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, आज वही यूपी इतना बदल चुका है कि उसका नाम पाकिस्तान की संसद में उदाहरण के तौर पर लिया जा रहा है। ये विकास का वो आईना है जिसमें आज पाकिस्तान भी अपनी बदहाली देख रहा है। लेकिन उसी योगी मॉडल पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान में योगी की तारीफ विपक्ष क्यों खामोश? क्या विपक्ष अब भी योगी मॉडल पर सवाल उठाएगा? पाकिस्तान को अब योगी मॉडल से सीखने की जरूरत है। क्या योगी मॉडल पर आधारित होगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था? क्या पाकिस्तान योगी को अपना आर्थिक गुरु मानने लगा है? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने संसद में क्या कुछ कहा। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन। योगी की जय जयकार हो रही है, योगी को पाकिस्तान का सलाम। और अब वहां पर उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी तारीफ हो रही है। यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है वो पाकिस्तान से कितनी गुना ज्यादा है। तो देखिए, पाकिस्तान की संसद में कुछ ही दिन पहले देश का जो बजट है वो पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तानी संसद में भी वही के देश की जो बजट है उसकी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, वहां पर यूपी के सीएम के जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी जमकर तारीफ हो रही है, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो लगातार अब विपक्ष से भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो विपक्ष हमेशा उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को नकारता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में अगर इसकी चर्चा हो रही है तो फिर विपक्ष क्या जवाब देगा?
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता सपा के तौर पर। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और प्रमोद राय हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। और अजय दुआ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। प्रमोद जी और अजय जी आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि मामला यहाँ पर इकोनॉमिक का है, तो पहले मैं चाहूंगी कि हमारे अर्थशास्त्रियों से ही मैं इस पूरे विषय पर उनकी राय उनकी प्रतिक्रिया लूं, फिर मैं प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। अब तो देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी योगी के इकोनॉमिक मॉडल की चर्चा हो रही है, राजनीति से इतर यह पूरा विषय है। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष तो अब तक इन तमाम चीजों को नकार रहा है, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्थिति को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन को किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद, आपने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में ही कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो सांसद, एक ऑपोजिशन के सांसद ने जो कहा, वो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए जी कि हमारे देश का एक, उत्तर प्रदेश हमारे देश का महत्व का एक प्रदेश है, उसकी तुलना या उसका विवरण पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन दे रहा है। ये बहुत कम बारी हुआ है अभी तक। आप जैसे हमारे पड़ोसी से रिलेशंस हैं, संबंध हैं, तो ये थोड़ा जरूर अचानक सडन आया है, ये मैं कहना चाहूँगा। पर इसके साथ साथ ये कोई पाकिस्तान के जो सांसद जी ने कहा कोई गलत चीज नहीं कही। कुल अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का विकास पिछले 10 सालों में खास करके बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा उत्तर प्रदेश में किया गया है, सड़कें बनाने के लिए, पानी के लिए, हाउसिंग के लिए, ऐसी स्कूल्स के लिए, वो सराहनाजनक है। और अब तो उनके मुख्यमंत्री महोदय बात करते हैं और बिल्कुल सेंटर उनको, केंद्र सपोर्ट करता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होने वाली है 2030 तक। मतलब आज से 5 या 6 साल के अंदर उसकी इकोनॉमी इतनी बढ़ोतरी होगी कि वो एक स्टेट की इकोनॉमी ही $1 ट्रिलियन हो जाएगी। ये हमारा विकसित भारत जो हम चाह 2047 तक 47 जब 100 ईयर्स होते हैं, उसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यूपी हमारे लिए, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए और एरिया वाइज भी देखा जाए, बहुत बड़ा प्रदेश है। और उधर अलग अलग प्रकार के हमारे, आप मॉडल कह रहे हैं, मैं कहूँगा मॉडल की जगह कि जो प्रयत्न किए जा रहे हैं विकास के, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल, कॉलेजेस, रेलवेज केंद्र शासन कर रहा है, एयरपोर्ट का डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा, ये सब चीजें मिलके सराहनाजनक, मैं सराहना बिल्कुल अजय जी, यानी इसे हम कोई पॉलिटिकल नैरेटिव ना समझे, ये वाकई राजनीति से हटके, पॉलिटिक्स से हटके ये विषय है। प्रमोद राय जी आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी इस पूरे विषय पर, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्या वाकई यूपी का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना ज्यादा प्रख्यात हो गया है, या फिर वो इतना ज्यादा उभर रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश में, वहां की संसद में अगर इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां पर तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठा है, वहां पर तो बीजेपी का कोई नेता मंत्री नहीं बैठा है, और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारा दुश्मन देश है, फिर अगर वहां पर उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक मॉडल की चर्चा हो रही है, तो फिर इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ का जो पाथ होता है वो हमेशा इंजॉयबल होता है और डिके का पाथ हमेशा कष्टकर होता है। पाकिस्तान का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो पिछले साल की अपेक्षा 7% की कटौती की गई, तो एक डिक्लाइन का पाथ है। जो इंडिया का बजट देखें या इंडिया के किसी स्टेट का बजट देखें तो हमेशा ग्रोथ के पाथ पे रहता है। पाकिस्तान और यूपी का कंपैरिजन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन करीब करीब दोनों की बराबर है। जी
और यूपी के जो अपने जो इंडिसेस थे डेवलपमेंट वगैरह के, वो पीछे थे, नेशनल एवरेज से पीछे हुआ करता था, एक तरीके से बीमारू स्टेट का पार्ट हुआ करता था। बट पिछले 10 साल में यूपी ने काफी कमबैक किया है, और जितने नए काफी नए इन्वेस्टमेंट, नई इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही हैं, तो एक तरीके से पिछले 10 सालों में यूपी का कायाकल्प हुआ है। आज के डेट में एक ही कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद पाकिस्तान का जीडीपी का ग्रोथ रेट 2.5% के आसपास है, जबकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5-6.8% के आसपास है। तो जिस रेट से यूपी ग्रो कर रहा है, उसकी अकेले यूपी की जो इकोनॉमी का साइज होगा वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। तो जो जो अपोजिशन के एमपी ने वहां बयान किया है, जो उनका दुख दर्द है कि देखो, हम पहले तो इंडिया से compete करते हैं और डिफेंस और झगड़े अपनी जगह पे हैं, बट जब कंपैरिजन की बात आ रही है तो वो इस स्थिति में नहीं है कि कंट्री लेवल पे कंपेयर करें। तो अब वो एक स्टेट के लेवल पे कंपेयर करके, और वहां भी उनको दिख रहा है कि जिस रेट से पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं कहूँगा, डिक्लाइन हो रही है, और यूपी की इकोनॉमी जो पहले बीमारू स्टेट था, जिस रेट से उसमें प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान यूपी से भी काफी पीछे रह जाएगा। और ये उनका दर्द है जो बयान करता है। जी ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अतुल यादव जी से एक सवाल मेरा यहां पर है, आपको थोड़ा इंतजार और करवाऊंगी, क्योंकि आज जिस तरह से पाकिस्तान की संसद में उत्तर प्रदेश के योगी इकोनॉमिक मॉडल की चर्चा हुई है, तो मुझे लग रहा है एक बार विपक्ष की भी राय जान लो, उसके बाद अतुल जी मैं सीधे आपके पास आऊंगी, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। अतुल जी, विपक्ष जिस चीज को हमेशा नकारता रहा, विपक्ष हमेशा योगी मॉडल को नकारता रहा, आलोचना करता रहा, आज उसी इकोनॉमिक मॉडल की हमारे दुश्मन देश में चर्चा हो रही है, वहां की संसद में चर्चा हो रही है, पूरा तुलना किया जा रहा है कि वहां की जीडीपी कितनी है और पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है। अब इस पे विपक्ष क्या कहेगा? मुझे लगता है यहां तो कम से कम सकारात्मक नजरिया होना चाहिए विपक्ष का। जो देश कर्ज में पूरा डूबा हुआ हो, और जो देश कट्टरपंथी सोच को रखता हो और कट्टरपंथी विचारधारा को रखता हो, वहां के एक सांसद के द्वारा जो कट्टरपंथी वो देश है, और वो देश हमारा दुश्मन भी देश है। दूसरी चीज क्या है, कट्टरपंथी सोच कभी भी विकास की सोच नहीं हो सकती। अगर हम बात करें तो जो कट्टरपंथी सोच के जो वहां के नेता होंगे, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कट्टरपंथी नेता का नाम ले लिया, तो क्या है कि विकास की बात कहां हुई? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर बात हो, तो पूरा देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, विभिन्न भाषा भाषी है। दूसरी चीज है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हमारा देश तो लोकतंत्र में है, लोकतांत्रिक देश है। तो होता क्या है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं, कहां की तुलना करा रहे हैं? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है। अभी अगर हम एक बात करें कि अगर शिक्षा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय जो हैं, जो 50 बच्चों से कम वाले बंद करने की सोची जा रही है। तो कहां की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले लेने से, या एक बात, अगर आप सोचेंगे, गंभीरता से सोचें, आपका चैनल सम्मानित चैनल है, मैं कभी भी किसी चैनल पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जो किसी को नागवार गुजरे। हम अपने देश की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर कहां गिरता चला जा रहा है, कहां इकोनॉमी चली जा रही है। तो ये सब चीजें क्या है कि कट्टरपंथी देश की जो सोच है, वो उत्तर प्रदेश के ये है कि यानी कि दोनों नेता कट्टरपंथी हो गए, विकास की सोच तो दोनों की नहीं है। ठीक है, ठीक है अतुल यादव जी, देखिए अभी शुरुआत में मैंने यही कहा था कि अगर सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो बहुत कुछ उसमें पॉजिटिव भी देखने को था, लेकिन आपने, ठीक है, आपने एक नेगेटिव नैरेटिव ही आपने सेट कर दिया। देवेंद्र प्रमुख जी, अब आप मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए इस चीज का। पहले तो इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए कि हमारे दुश्मन देश में इन चीजों को लेकर चर्चा हुई है, उत्तर प्रदेश के जीडीपी की चर्चा हुई है, वहां पर इकोनॉमिक मॉडल की वहां पर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष अब वहां पर भी नकारात्मक चीजों को ही देख रहा है, अभी भी वो आलोचना ही कर रहे हैं, नहीं मान पा रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, ये तो होना ही था, जो चीज होनी है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं दो आज अर्थशास्त्री हैं, दोनों का धन्यवाद करता हूं, प्रमोद जी का, अजय जी का, कि उन्होंने जिस तरह से इसमें मेरे लिए या दूसरे हमारे साथी प्रवक्ताओं के लिए ज्यादा बचा नहीं है डिबेट में। आज आप जिस तरीके की चर्चा करा रहे हैं,
ये चर्चा बड़ी गंभीर है पूर्वा जी। नेशनल चैनल पर ये चर्चा हो रही है, बड़े चैनल पर हो रही है, बड़े एंकर के साथ हो रही है, तो थोड़ा व्यवस्थित चर्चा हो। बहुत लोग इसको देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। आज बात कर रहे हैं हमारे साथी कि कट्टरपंथी देश है, भूखा देश है, कमजोर देश है। भाई यही चीज तो हम तुम्हें समझाते आ रहे थे। कल परसों 2 दिन पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसी देश में आपके पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ हुई थी, जब वो कट्टरपंथी नहीं था, भूखा नहीं था, कमजोर नहीं था। अखिलेश का नाम लेकर उसी संसद में उन्होंने चर्चा की थी कि भाई एक उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता है जो मोदी जी की योजनाओं का विरोध करता है, उनकी सरकार का विरोध करता है। तब अच्छा लग रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज वो देश की बात कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज हम जो है दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी है, और 4थे नंबर में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अभी जो हमारे साथी ने कहा था, प्रमोद जी कह रहे थे, अजय जी भी कह रहे थे कि भूखा प्रदेश के नाम से जिसे हम जानते थे, आज वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। और वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी योगी जी के शासन में बनी। और एक और याददाश्त के लिए, अभी 2 दिन पहले पूर्वा जी, 4 दिन पहले आपके चैनल पर, अदर चैनलों पर भी डिबेट में ये चीज आई थी कि इटली विकसित कंट्री होकर जो है इसी मॉडल को, उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनी संसद में विधेयक के माध्यम से पास करा चुका है। तो ये गौरवान्वित होने वाली बात है, ये देश की बात है, ये कोई किसी नेता की बात नहीं है, ना बीजेपी की बात, ना ये सपा कांग्रेस की बात। आज देश की बात करिए भाई। देश की जब बात आती है तो सब एक है। लोकतंत्र की, अगर लोकतंत्र की बात आए तो लोकतंत्र का सम्मान कीजिए और सहनशीलता सीखिए। आज देश जहां खड़ा है। देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ भी है मेरे से आयु में, एक चीज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो 27,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, उनको बंद करने पे विचार हो रहा है। तो इस पे तो आप एक चीज बताइए, जब शिक्षा, अपनी बारी का इंतजार करें, मैं सारे जवाब देने के लिए बैठा हूं। सुन तो लीजिए। आपने अभी मेरे पे सवाल उठाया था कानूनी व्यवस्था, क्या आपको अपने प्रदेश की अपनी कानूनी व्यवस्था की याद है? उत्तर प्रदेश में 300 प्लस हिंदू मुसलमान के दंगे कराए थे आप लोगों ने। ये प्रदेश जनता था। एक बार किसान का बेटा ट्रेन पे चला गया, शाम को पानी चलाने वापस नहीं आता था। ये आपका दिया हुआ प्रदेश था। जिस स्थिति में हमें देख कर गए हैं, आज पूरी दुनिया भारत की बात छोड़िए, आज दिल्ली से लेकर सारे प्रदेशों में मांग रही है। अतुल जी, अरे सर, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, आप अभी से झगड़ पड़े। रुक जाइए अतुल जी। मुझे लग रहा है, देखिए अब इस तरह से चर्चा तो नहीं चल पाएगी ना सर, इस तरह से चर्चा नहीं चल पाएगी। बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता के साथ आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी हैं। सर रुक जाइए देवेंद्र जी, अतुल जी। चलिए ठीक है अतुल जी, देवेंद्र जी, अगर आप दोनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सर अब शांत हो जाइए। अब आप अपनी बारी में बोलिएगा, सर आप दोनों अपनी बारी में बोलिएगा। इस तरह से चर्चा मैं नहीं चलने दूंगी सर, इस तरह से नहीं चलने दूंगी। अब रुक जाइए सर, इस तरह से नहीं सर। जब चर्चा हम यहाँ पर आर्थिक स्थिति की कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर दूसरे विषय पर जा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, सर प्लीज आप तो शांत हो जाइए। अरे रुक जाइए देवेंद्र जी, सर मैं बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ, देवेंद्र जी, अतुल जी, पॉइंट भी है। ठीक है देवेंद्र जी, अब रुक जाइए सर। अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी तो अब रुक जाइए, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा सर, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। अभी हम चर्चा शुरू ही हमने की है, अभी हमने एक सवाल ही लिया है, प्रतिक्रिया ही हम ले रहे हैं। अब रुक जाइए। ठीक है अतुल यादव जी, देखिए थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा ना सर, थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम आपसे बड़े किसान चलिए सर, अब यहाँ इसको संसद मत बनाइए सर। यहाँ पर इस तरह से चिल्लम मत करिए सर, मत करिए। बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता के साथ आप अपनी बात रखिए। मैं आप दोनों से यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप दोनों बहुत बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। सवालों के जवाब दीजिए, गंभीरता के साथ चर्चा करिए, इस तरह से चिल्लम चिल्ली मत करिए सर।
सर, गई है। प्लीज 50 चिल्लम चिल्ली में मत करिए। शहादत हो गई थी। प्लीज अतुल जी, देवेंद्र जी, मैं बहुत 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 विनम्रता के साथ सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चिल्लम चिल्ली मत करिए। एक एक करके सवाल पूछ रही हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए। काउंटर करिए सर, काउंटर करिए, लेकिन इस तरह से मत करिए कि वक्त खराब हो। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं सर, आप दोनों बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। क्या अभी तक की इस पूरी चर्चा में आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दर्शकों को क्या समझ में आएगा? हमने आपको सर इसलिए बुलाया है कि हम आपके साथ चर्चा करें, आपके साथ चर्चा करें, आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है वो दर्शकों तक पहुंचे। आप प्रवक्ता हैं सर, इस तरह से मत करिए प्लीज। अब मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी सर, एक एक करके आप जवाब दीजिए, काउंटर करिएगा सर, सवाल उठाइएगा, पूरा वक्त दूंगी मैं, ठीक है? अजय दुआ जी, सर आपसे सवाल है यहाँ पर। अब अगर हम यूपी की आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आप इसे किस लेवल पे सबसे बेहतर मानते हैं? क्या वो चीज हम यहाँ पर माने कि निवेश आधारित जो योगी मॉडल है वो बहुत बेहतर हुआ है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इस वजह से निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में? जी, आपने एक, मैं कहूँगा स्वाभाविक तो प्रश्न पूछा है कि कारण प्रगति जो इतने साल उत्तर प्रदेश में 70 साल नहीं हो पाई पिछले 8-10 साल में, तो उसके कारण क्या हैं, और निवेश जो वहाँ लग रहा है वो मेरे हिसाब से, मेरे मत में वो एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय है, महत्व का विषय है। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट या जिसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो हो रहा है वो तीन जगह से आ रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर जो पहले का नहीं करता था, काफी उधर, दूसरा भारत सरकार, और तीसरा उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप जो लगा रही है। तो ये तीनों में अगर आप देखेंगे, आंकड़े फिगर्स देखेंगे, ये तीनों में वृद्धि कंसिस्टेंटली, ग्रेजुअली बट कंसिस्टेंटली पिछले 8-10 साल में हुई है। और इसका परिणाम का इकोनॉमिक्स में जो कहते हैं, प्रमोद जी को जो पता होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक जगह तो आपको कई जगह उसका रिटर्न मिलेगा। सड़कें बनाएंगे, रेलवे को ठीक करेंगे, एयरपोर्ट्स अपने ठीक करेंगे या और बनाएंगे, बिजली और देंगे, पानी सही देंगे, इन सब चीजों का हर सेक्टर पे जाके पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और यही हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि अगर आप कोई स्टडी करें अभी क्लोजली जी, कि अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले, अब वो 1 रुपया ने जाके इन्वेस्ट किया था, मैं कह रहा हूँ कैपिटल फॉर्मेशन, ये नहीं कंजम्पशन सरकार ने दे दिया, किसी ने खा लिया वो पैसा, किसी ने खा लिया, क्या डायरेक्ट मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो कंज्यूम कर लिया, राशन में ले बांट दिया, मेडिसिन में बांट दिया, या कोई भी एसेंशियल आइटम पे, वो उस मल्टीप्लायर कम होगा, होता जरूर उसका भी है, पर जो इन्वेस्ट ठीक जगह किया जाएगा तो आपको उसको फायदे हर सेक्टर में, कृषि में, उद्योग में, ट्रेड में आपको उसका फायदा होगा। और यही मॉडल जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, मैं ये इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि मॉडल का अगर कोई एक महत्व का इंग्रेडिएंट है जी, वो है कि उत्तर प्रदेश में पहले फिस्कल डेफिसिट होता था, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी इतने ज़्यादा बड़ी नहीं थी जो अब बड़ी है। इन सब को ठीक जगह लगाया जाने के कारण हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो बिल्कुल। यानी इसको अगर ये हम चलता आसान, रहेगा, जी, ये चलता रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट ठीक तरह करते रहे। मतलब थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए कि इफेक्ट उसको आपको इसी साल ही नहीं मिलेगा बेनिफिट। अगर सड़कों में आज खर्चा कर रहे हैं, अस्पताल बनाने में अगर आज खर्चा कर रहे हैं, 5 साल 10 साल आपको उसमें उसका परिणाम मिलेगा, पर वो परिणाम
बिल्कुल अजय जी, यानी हम इसको अगर आसान भाषा में समझे तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर एक सेक्टर को यहाँ पर टच किया गया है, हर एक सेक्टर की स्थिति को सही की गई है, सही जगह पर उसे लगाया गया है, इंप्लीमेंटेशन हुए हैं, जो भी प्लान्स बने हैं, तब जाके आज इकोनॉमिक स्थिति अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो बेहतर हो पाई है। प्रमोद राय जी, आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में ग्रोथ थोड़ा नीचे जा रहा था लॉ एंड ऑर्डर का। अब अगर सुधार का सीधा असर अगर हम देखें तो वो निवेश पर पड़ा है, या इसके पीछे का आप कोई और फैक्टर मानते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने राजनीति के मित्रों के लिए बोलूंगा, दोनों अपने अपने जगह पे सही है जी। एक तुलना है यूपी और पाकिस्तान की, तो यूपी की स्थिति बहुत अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है। लेकिन आप यूपी की तुलना किसी डेवलप कंट्री से करें, फ्रांस से करें, इटली से करें, उनके यहाँ जो लोगों के जीवन का रहन सहन का स्तर है, तो अभी भी हम काफी पीछे हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि यूपी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, बहुत डेवलपमेंट और ग्रोथ की जरूरत है जी। अब आते हैं हम अपने अपने मुद्दे पे। यूपी की स्थिति काफी सुधरी है, और वो सुधरने के 2-3 प्रमुख कारण हैं। जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, तो चूंकि यूपी और केंद्र में सेम सरकार है, तो वो एक सिनर्जी है। तो सिनर्जी है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और इंफ्रा पे काफी पैसे खर्च हुए हैं। यदि आप अच्छा इंफ्रा क्रिएट करते हैं तो गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिंग हो ही रहा है, फिर प्राइवेट सेक्टर भी आता है। प्राइवेट सेक्टर कब आता है? जब उसको लगता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। एक तो फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट को इंफ्रा सपोर्ट देना है, जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है उसको एक्सपेडाइट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करना है, वो सब सेम गवर्नमेंट होने से वो सिनर्जी है। एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर का विश्वास बढ़ा है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और एक और फैक्टर है लेबर जी। जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है, गुजरात की इंडस्ट्री है, जब हम लोग वहां जाते हैं तो जो लेबर है, वर्क फोर्स है, वो सब नॉर्थ से जाता है, बिहार से जाता है, यूपी से जाता है। तो बिहार और यूपी का लेबर गुजरात और महाराष्ट्र जाके क्यों काम करता है? क्योंकि उसके अपने स्टेट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यदि उसके अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिले तो वो थोड़े कम पैसे में भी काम करने को तैयार है। आज के डेट में जो नई इंडस्ट्री लग रही है, मैंने एक अपने गुजराती एंटरप्रेन्योर से बात किया, उनकी एक गुजरात में फैक्ट्री है, दूसरी यूपी में है। तो उनका ये कहना है कि सेम लेबर का जो कॉस्ट है यूपी में कम है, क्योंकि वो घर के पास से आ रहा है, और गुजरात में सेम लेबर का कॉस्ट ज्यादा है। तो यदि आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया और बाकी चीजें गारंटीड हैं, तो वो प्रीफर करेंगे कि नई इंडस्ट्री यूपी में लगाएं, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट कम है। तो और लेबर की सप्लाई यूपी से ज्यादा है, पॉपुलेशन वहां का ज्यादा है, तो चीप लेबर एंड बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और साथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये 3 चीजों के चलते पिछले 10 साल में यूपी में काफी टर्न अराउंड हुआ है, और यूपी की स्थिति बहुत सुधरी है। इसके लिए जो भी मौजूदा सरकार है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सब चीज अभी भी परफेक्ट नहीं है। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी काफी चेंजेस है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट के स्कूल वगैरह है, उसमें अभी भी ठीक है सर, बहुत सारी चीज बहुत करने सारी की सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सर, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भी अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वहां पर भी चीजें नजर आती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। अब एक चीज को हम सिर्फ आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जहां पर सुधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां डेवलपमेंट की जरूरत है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, अब देखिए इसी से जुड़ा सवाल है सर, एक्सप्रेसवे बनाना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, बुलडोजर कार्रवाई को अगर सिर्फ हम मान ले कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में ये चीजें अपना योगदान दे रही हैं, तो कुछ हद तक ये चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, इस वजह से निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम स्कूलों की बात कर ले, इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, तो यहां से उतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकल के सामने आ रहे हैं।
देखिए अपूर्वा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है और प्रमोद जी की बात से भी यही है, संबद्ध करते हुए अपनी बात कहूंगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है और जिस तरीके से अर्थशास्त्र के माध्यम से दो विशेषज्ञ बैठे हैं और उन्होंने विश्लेषण किया है, अब इसमें मुझे ज्यादा जोर लगाने की बात इसलिए नहीं है कि जो भी चीज है डिबेट में वो तथ्य के साथ आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद जो उत्तर प्रदेश है, पहले देश बदला है, उसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई है और हम 8वां साल अब सरकार का यहाँ देख रहे हैं। अब दूसरी बार हमें लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमने हरियाणा में इतिहास रचा कि 3 बार लगातार आना हमारी सरकार आजादी के बाद। महाराष्ट्र में हमें बहुत जबरदस्त बहुमत दिया, 50% से ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश की भी ये बड़ी बात है कि हमें योगी जी को जो दोबारा मौका दिया है। वो जो प्रमोद जी कह रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वाला, जो किस तरह का एक मेडिकल कॉलेज वाला, वो बहुत बड़ा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। और सरकार की जो हमारी नीति है, जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं या 1 ट्रिलियन वाली जो हमारे अजय जी कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार बहुत गंभीरता से, खाली ये नहीं है, मैं इसी पर चर्चा नहीं करूंगा पूर्वा जी, कि हम जो है बुलडोजर की वजह से कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है, बुलडोजर मॉडल, ये तो सिर्फ एक इस तरीके का एक प्रारूप तय हो जा, किसी का जिक्र कर दिया कि कहीं चर्चा चल गई कि बुलडोजर से अलग बहुत चीजें, बहुत नीतियां सरकार ने अपनाई है। योगी जी ने जिस तरीके से शासन के साथ जो अर्थव्यवस्था थी, जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी है, जब हम इतने पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश में जो बीमारू राज्य से आज मैं कहता हूं कि दूसरे नंबर पर आकर देश की जीडीपी का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि हमने वो सुधार किया। कभी भी प्रमाण को जो है जरूरत नहीं पड़ती कि उसे प्रमाणित किया जाता है, वो सत्य जो है वो बोलता है, बताता है। आज उत्तर प्रदेश में जो है आप किसी भी एंगल से उठाकर देखिए, मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट हो या एम्स हो या जो है बड़े उद्योग धंधे हो, जो कंपनियां हैं जो विदेशों से भी आई है, भारत के साथ साथ बड़े शहरों से आई हैं, विदेशों से आई हैं, जिस जीडीपी का प्रमोद जी ने जिक्र किया, जिस लेवर से लेकर जो गंभीरता की चर्चा चल रही है, एक मॉडल तैयार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ जो विदेशों में हो रही है, उससे बड़ी बात यह है कि देश का हर प्रदेश, मैं एक का जिक्र नहीं कर रहा, दिल्ली में कल परसों कोई क्राइम का जिक्र हुआ जबकि बीजेपी की सरकार है, तो कहने लगे कुछ दिन के लिए योगी जी को भेज दो। अब ये कहीं दूसरे महाराष्ट्र में हो जाए, योगी जी को भेज दो। तो भाई ये जो चीज है, इसे मैं नहीं कर रहा अपनी तरफ से, कोई और नहीं कर रहा, ना मुझे इस बात की कि एक योगी जी जो है वो पूरे प्रदेशों में नहीं जा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, दुनिया में 5वें नंबर की आबादी है। तो उत्तर प्रदेश को संभालना कोई छोटी बात है। और जिस तरीके से मैंने ये कहा कि हम कानून व्यवस्था की बात ही नहीं कर रहे, हम हर मॉडल की बात कर रहे हैं। उसमें सुशासन भी है, उसमें शिक्षा भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है। आप कोई से एंगल से पुरानी सरकारों से, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली, आप पिछले 70 वर्षों से कंपेयर 8 वर्ष का करा लीजिए। बहुत अच्छा आज डिबेट है, बहुत अच्छा आज पैनल है। और मैं पूर्वा जी आपसे निवेदन करता हूं, आप शानदार एंकर हैं, आज अच्छा मौका है, विश्लेषण करा दीजिए कि हमने 75 वर्षों में वो किया है, 75 वर्षों में जो ना हुआ वो 8 वर्षों में उससे ज्यादा कर दिया है। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए विश्लेषण अगर हम 75 सालों का अगर हम करने लग गए तो मुझे लगता है वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम एक छोटा सा विश्लेषण यहां पर करें और जो आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की अगर हम बात करें, देवेंद्र जी आप भी सुनिएगा, अतुल जी आप भी, 2015 में सपा सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग थी वो 15 थी। इसके बाद 2020 में जब भाजपा सरकार आई है, तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है। ये एक छोटा सा ही तुलना है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जिस तरह से निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो तभी हो पाया है जब यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो पाया है, निवेशकों को वो भरोसा हो पाया है, तभी तो वो आए उत्तर प्रदेश में। अतुल जी जवाब दीजिए अब इस पे। पूर्वा जी आप एक चीज नोट कर पाएंगे, जो उत्तर प्रदेश का जो खाका खींचा, अच्छा सा खाका खींचा, वो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा खींचा गया। अगर चाहे एक्सप्रेसवे नहीं देखिए अतुल जी, मैं ये नहीं कह रही, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रही कि सपा की सरकार के दौरान काम नहीं हुए हैं या चीजें नहीं हुई हैं, समाजवादी पार्टी के दौरान भी काम हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ, जिस भरोसे के साथ होना चाहिए था, मुझे लगा शायद उसमें थोड़ी कमी आई है, वो फोकस नहीं हो पाया। जिन्हें मैं सुन लीजिएगा जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो पुलिस मुख्यालय आज लखनऊ में बना हुआ है, वो किसकी देन है ये बता दीजिए। जो हमारे द्वारा जो चीजें व्यवस्था दी गई, उसी व्यवस्था के तहत तो कोई आगे बढ़ा।
हमने एक विकास की नीति बनाई। जो कानपुर मेट्रो आज चल रही है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो लखनऊ में मेट्रो है, वो भी अखिलेश यादव जी की है। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, बेहतर एक्सप्रेस जिसपे फाइटर प्लेन उतारे गए, ये सोच समाजवादियों की थी। तो हमने गांव तक सड़कें पहुंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री आई, दुनिया जो निवेश आया वो समाजवादियों की देन है। आज आप बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतरीन समाजवादी पार्टी का था। हमारी पार्टी में अपराध नहीं था। कुछ चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चैनल के द्वारा पिछड़ी जात से आने वाले मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, या दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए चैनल प्रोपेगेंडा चलाते हैं। समाजवादी जब होते हैं तो विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। आज हम इस चैनल पर बैठ करके ऐसे देश की जो दुश्मन देश है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये सिर्फ शर्म की बात है। और रही बात कट्टरपंथी देश और कट्टरपंथी व्यक्ति का नाम लिया गया, दोनों में समानता क्या है कि दोनों कट्टरपंथी लोग हैं और दोनों कट्टरपंथी विचारधारा को रखते हैं। यहाँ पे ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। रही बात विकास कहां होता है, जहां पर कट्टरपंथीता नहीं होती है। आज अगर निवेश कहां, उत्तर प्रदेश में कौन सी नई फैक्ट्री लग गई? मैं बुराई की नजर से नहीं, मैं समाजवादियों की सोच थी कि उत्तर प्रदेश विकास। आज हमारी अगर तुलना किससे कर रहे हैं, हम दुश्मन देश से कर रहे हैं। हम किसी अच्छे देश से करें तब तो अच्छा भी लगता है। ठीक है अतुल जी, देखिए बात तुलना की नहीं हो रही है, बात एक देश जो दरिद्रता के उसमें जी रहा है, कट्टरपंथी उसमें जी रहा है, हम उससे आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। नहीं, लेकिन अगर फिर सर देखिए वही चीज है, आप नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को भी तो देखिए कि वो उत्तर प्रदेश को अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। एक कंट्री, एक पाकिस्तान, एक कंट्री के तौर पर एक स्टेट को अपना अगर कॉम्पिटिटर मान रही है, एक स्टेट को अगर वो ये मान रही है कि इस स्टेट की जीडीपी हमारी कंट्री से बेहतर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो एक हो जाना चाहिए सर, यहाँ पर तो एक मंच पे आ जाना चाहिए कि हाँ हम बेहतर हैं। ये क्यों नहीं कह पा रही है समाजवादी पार्टी? मैं अपने प्रदेश को शान से देखना चाहता हूं। मैं अपने उत्तर प्रदेश को तो फिर तो सर यहाँ पर तो हाँ, यहाँ तो कम से कम हाँ कर दीजिए। सुन तो लीजिए, पहले बोलने की भी आप अनुमति नहीं। हमारा उत्तर प्रदेश हमारा गौरव है। हम भारत में सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। हमारा उत्तर प्रदेश एक गौरवमयी प्रदेश है। हम किससे तुलना कर रहे हैं? दुश्मन देश से तुलना कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात होनी चाहिए। हमारे देश की तुलना किसी विकासशील देश से होनी चाहिए, किसी अच्छे देश से होनी। दरिद्र देश से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, दुश्मन देश से अपनी तुलना कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। और हमारे जो एक अर्थशास्त्री, उसके ये बता दीजिए, क्या योगी जी से पहले जो मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने विकास का खाका नहीं खींचा? किस टाइप के लोग किस टाइप की बात करते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी का जो खाका था उसी को आज आगे बढ़ा पा रही है माननीय योगी जी। अगर आज कोई नया की बात कर रहे हैं तो आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बता दीजिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने कितने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाए? आप हमारे यहाँ आप देख लीजिए, 2 से 3 हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए थे और आप देख कितना निवेश आया। अखिलेश जी कब हुआ सर? मौका नहीं मिल, कब हुआ? चलो मैं ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ, मुझे ये बता दीजिए। कोई बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। निवेश नहीं, आप लोग क्या करना चाहते हैं? केवल आप लोगों को चश्मा एक ही चढ़ा हुआ है और एक विपक्ष को आप लोग नकारात्मक रूप से पेश करते हैं। विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है। माननीय अखिलेश यादव जी के समय जो चीजें हुई वो भारतीय जनता पार्टी के समय तो हो भी नहीं पाई हैं। आज हमारे समय तो कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ। जैसे भी चले, हमने उन स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश की, हमने शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास किया, हमने चिकित्सा को बेहतर करने का, हमने सड़कों को बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो जो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अगर गरीब पढ़ेगा नहीं तो फिर वो तो गांव में रह जाएगा और केवल वो रोजगार तो मांग नहीं पाएगा। सपा के शासन में सर प्रस्ताव भी सीमित रहा, लागत भी ज्यादा लगी, लेकिन लाभ नहीं हो पाया इन्वेस्टर्स को। एक भी बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने नहीं किया सर। लेकिन जब यहाँ पर बात हो रही है, जब यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की विकास की हो रही है, तो कम से कम ठीक है सर, आप विपक्षी पार्टी हैं, चीजों को लेकर आलोचना आप कर सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं। आप सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है, और एक मजबूत विपक्ष ही सर, एक मजबूत विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हर जगह सिर्फ आलोचना नहीं चलती है ना सर। विकास की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम जो उत्तर प्रदेश की समस्या उसकी सकारात्मक बात करते हैं। हमारा प्रदेश है, हम अपने प्रदेश को किसी दुश्मन देश से ठीक है। आप नौजवानों की बात करते हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जो सिपाही भर्ती में जिन नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिला, कितने नौजवानों को आपने बधाई दे दी सर?
वहां पर भी आपने चलिए, नकारात्मक सुनिए, चीजें देख ली। सुनिए वो नौजवान तो किसी पार्टी के नहीं थे ना सर, वो तो उत्तर प्रदेश के थे। सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। 60,000 की आप बात कर रहे हैं। 2013 में 41,000 समथिंग की हमने भर्ती निकाली और वो भर्ती हुई, और हमें सिर्फ 5 साल का शासनकाल मिला। यहाँ 8.5 साल का शासनकाल होने जा रहा है, और ये भर्ती ना निरस्त हुई थी, और निरस्त बात होकर के भर्ती की 19 नहीं है पढ़ाओ सर, हुए। बात भर्ती सुन की तो नहीं लीजिए है। पहले, आप ना बात काट सुन तो लीजिए। मैं जिन युवाओं को नौकरी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टाल टाल करके कहां से कहां ले आई। और एक चीज, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हाउस 69,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हास रो रखा है, ठीक है, आप भी ठीक है जानते हैं। अतुल जी। देखिए क्या वक्त प्राथमिक वक्त की विद्यालयों कमी है, कोई- वक्त की कमी है, ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। अब एक सवाल हमारे इकोनॉमिस्ट से भी मैं लेना चाहूंगी। अजय दुआ जी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आईटी सिटी लखनऊ जैसी कई परियोजनाएं शुरू हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स उस लेवल पर उत्तर प्रदेश में तब नहीं आ पाए थे। एक भी बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं हो पाया। लेकिन वही जब भाजपा का शासनकाल आया, 2018 में ही पहली बार यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 4.68 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। जी पूर्व जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इन्वेस्टर समिट कराना एक चीज़ है, उसके बाद एमओयू साइन होना दूसरी चीज़, और तीसरी है एमओयू जो कन्वर्ट होंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में, ग्राउंड पे कितनी इन्वेस्टमेंट या निवेश हो। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, भारतवर्ष में हर स्टेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करती है। वो आप कितने लाखों करोड़ों के साइन होते हैं, आखिर में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन, कितनी डोमेस्टिक आती है, वो उसका एक बहुत छोटा सा अंश रहता है। तो इसलिए मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जितना भी, मैंने भी कई ऑर्गेनाइज किए होंगे अपने जी जी सरकारी टेन्योर में, पर मैं इतना जो उसको महत्व नहीं देता जितना जो चीज़ें ग्राउंड पे बदली जब तक नहीं बदली जाती तब तक कोई निवेश असली रूप से नहीं आएगा। अब जो आपने पहले कहा, मैं उसके ऊपर पॉइंट करना चाहता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश में प्रगति जो हुई है वो पिछले 8-10 साल में हुई है, बहुत कंपेयर टू जो पहले पिछले उसके 10 साल होंगे या 20 साल होंगे। ये हम वर्ल्ड बैंक ने हमें भारत को कुछ मदद किया था, मेथोडोलॉजी ये वो, तो हम कई सालों से ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स कंट्री वाइड निकालते थे, और कंट्री के अंदर महत्व के शहरों का। हम प्रदेश बाद में शुरू हुआ, पर कुछ शहर लेके, कुछ इंडस्ट्री लेके, उसके अंदर स्टडी करके तो हम ये पूरा देश का अब बनाते थे। भारतवर्ष भी इम्प्रूव हुई है ओवरऑल, और उसके अंदर महत्व का ये प्रश्न, ये उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले लोग डरते थे कि जो उत्तर प्रदेश में कोई परमिशन नहीं देगा, या लखनऊ में तो मिल जाए, पर जब वो जिलों में गए या जिलों से तहसील लेवल पे गए तो वहाँ पे महीनों महीने कागज पड़े रहते हैं और कुछ होता नहीं। ये मैं कहूँगा कि ये अब प्रवृत्ता, ये जो इंक्लिनेशन है वो यूपी में काफ़ी रूप से चेंज आई है, दिखती है। इंडस्ट्रियलिस्ट बात करते हैं, और उसके साथ साथ एक डायरेक्शन। सेकंड, ग्राउंड पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीजें महत्व, जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए बहुत महत्व की होती है कि बिजली में। अजय सर, आप सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, एक चीज बताओ, ये जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, क्या उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, हॉस्पिटल नहीं बनाए, या उन्होंने निवेश नहीं लाया, या आप एक चश्मे से नहीं देख सकते? मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल डिफर नहीं कर रहा कि ये काम कई सरकारों ने किया होगा। आपकी सरकार थी, उससे पहले कोई दूसरी पार्टी की सरकार होगी,
पर सब सरकारों ने अपना जितना कर सकते थे या जितना कर पाए जरूर किया। पर अगर आप रेस पेस देखेंगे कि स्पीड पे काम हुआ तो उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि सर पिछले एक चीज हमारी सरकार में जो आप देखेंगे, अच्छी पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय बनाया गया, गली चौराहों पर जो हमारे यहाँ डायल 100 खड़ी करी गई, हमने बेहतर पुलिसिंग दी। आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ, मैं किसी आपका नाम नहीं ले रहा हूं अजय सर, जो कुछ लोगों का धारणा जो है वो एक हिंदुत्व की तरफ रहती है और जो पिछड़ी जात से आने वाले मुख्यमंत्री हैं उनकी बुराई की तरफ रहती है। ये चीजें नकारात्मक लगती हैं। मेरा मानना है कि किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी पूर्ववर्ती, हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, उन्होंने विकास करने में जो आज एक्सप्रेसवे है, ये एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश में जिसपे फाइटर प्लेन उतरे। अगर आज कभी भी जरूरत पड़ जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एक उदाहरण है, पुलिस मुख्यालय एक उदाहरण है। लखनऊ का डेवलपमेंट करने में गोमती नदी हो, ठीक है, चाहे चलिए गाजियाबाद का हो, अतुल जी चाहे आपके ही नोएडा का हो, सवाल के चाहे साथ किसी में एक बार प्रमोद राय जी की भी उनका भी मैं एक बार राय जान लेती हूँ। ठीक है सर, सकारात्मक काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हुआ है, आईटी और स्कीम्स पर आपने जोर दिया है, लेकिन जो चुनौतियां रही हैं सर, हम उन्हें भी नकार नहीं सकते हैं। चुनौतियां भी रही हैं कि ये तमाम चीजें बहुत धीमी गति से हुई है। बेरोजगारी को लेकर कोई बहुत बड़ा समाधान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। जी समाजवाद, ठीक है, अभी सवाल मेरा प्रमोद जी से है। जी कोई बात। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे मायावती जी के सरकार में आया, दिल्ली आगरा, और अखिलेश जी ने आगरा लखनऊ को एक्सटेंड किया। तो उनके कार्यकाल में भी इंफ्रा पे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन फर्क क्या रहा, पूर्ववर्ती सरकारों में जो यूपी का फोकस रहा वो लखनऊ के पश्चिम में रहा। जो योगी जी की सरकार आई वो खुद गोरखपुर से आते हैं और प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूंसी वाराणसी है। तो ईस्टर्न यूपी जो पूरा नेग्लेक्टेड रहता था, इसमें जो इंफ्रा पुश है वो केवल वेस्टर्न यूपी में नहीं है बल्कि पूरे यूपी में। तो एक तो ये फर्क पड़ा। दूसरा है जो रीजनल पार्टी की जो सरकारें रहती हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनमें अपने पावर सेंटर बने हुए हैं और थोड़ा वो फैमिली सेंट्रिक पार्टी होने के चलते भी बहुत सारी लिमिटेशन है। फिर सेंटर में कोई और पार्टी की सरकार है तो वो भी एक लिमिटेशन है जी। तो अभी चूंकि सेंटर और स्टेट दोनों में सेम गवर्नमेंट होने से बहुत सारी चीजें स्मूथ हो गई। और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, देखिए जैसे मैं, हर पार्टी बोलेगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट जो पब्लिक का परसेप्शन है, तो हम लोग भी यूपी में घूमते थे, वो जो पब्लिक का परसेप्शन था लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो इन्वेस्टर का परसेप्शन था, जो एंटरप्रेन्योर्स का परसेप्शन था, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि वहां जाके वो इन्वेस्टमेंट करें। जी। अब रीजन चाहे जो भी हो, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो काफी इम्प्रूव्ड है और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जैसे दुआ जी ने बिल्कुल सही बोला कि हर एक सरकार ये एग्जीबिशन करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपो करती है, उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। वो आप सबको बुलाते हैं, वो सारे एग्जीबिशन करते हैं, बट अल्टीमेटली जब एंटरप्रेन्योर को लगेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है और वहां वो रिटर्न जनरेट कर सकता है, वहां प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, तभी जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आज के रेट में है, जिसके चलते यूपी का ग्रोथ फास्टर रेट से हो रहा है। जी बिल्कुल प्रमोद जी, हमने वही बात कही कि ऐसा नहीं था कि इन्वेस्टर समाजवादी पार्टी के दौरान नहीं आते थे, लेकिन वो अश्योरेंस उन्हें नहीं मिल पाता था कि अगर हम यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वो रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस समय गुंडा राज, माफिया राज, ये तमाम चीजें बहुत चरम पर थी। लेकिन आज वो अश्योरेंस बीजेपी की सरकार के दौरान इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। लेकिन देखिए अतुल जी, बहुत सारी सकारात्मक चीजें तब भी हुई जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, स्कीम्स पर ध्यान दिए गए, छात्रों को जो लैपटॉप है उसका वितरण किया गया। इन तमाम चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, कई चीजें आपके लिए भी आलोचनात्मक रही हैं, कई चीजें समाजवादी पार्टी के लिए भी आलोचनात्मक रही हैं, लेकिन अभी हम अगर बात एश्योरेंस की करें तो वो अब मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। देखिए, ये तो आप लोगों ने अच्छा रहा, पूर्वा जी क्लियर होगा जब दो मैं कह रहा हूं आपको, जो अर्थशास्त्री हो गए, इससे बड़ा और विश्लेषण क्या होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना राजनीतिक विश्लेषण आपको करता हूं, हल्का सा मैं आपको बताता हूं कि हमारे भाई भी उस पर ध्यान देंगे। जो आज का बदलाव है, जो असली चीज है, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए
कि आप अभी आपने भर्ती का जिक्र किया कि 60,000 जो जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को वहां सम्मानित किया गया, देश के गृह मंत्री गए, उनको प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और उनको दंगे की चोट पर बोला गया है। पिछली सरकारों में हमारे भाई ने 41,000 का जिक्र किया, लेकिन मैं तो यूपीएससी पर भी उंगली उठा रहा हूं कि जब लिस्ट आती थी तो यादव 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 MY कभी 15 से देवेंद्र जी ऐसा 20 कभी लाख नहीं हुआ। रुपए देकर यूपी ये पुलिस में सब भर्ती होना, प्रोपेगेंडा आज है। ये आपने बदलाव है कभी भाई। कहीं से चलिए, आज ठीक ये है सर, उत्तर ठीक प्रदेश है। है। वो लिस्ट दिखा आज चर्चा ये पहले चर्चा नंबर पर में देखा सर, है। ठीक है, अब आज वक्त हमें उत्तर इतनी प्रदेश इजाजत में दे रहा है सर इस चर्चा के लिए। भ्रम फैलाया गया, ठीक है। कभी भी नहीं सभी मेहमानों से मैं कहना सर माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी सभी मेहमानों को, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है आज की इस चर्चा के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, देवेंद्र जी, अतुल जी, प्रमोद जी और अजय दुआ जी। देखिए, आपने डिबेट में सभी ने अपने तर्क रखे, अपने तथ्य रखे, अर्थशास्त्रियों ने आंकड़े भी रखे। अब लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम नकार नहीं सकते। एक राज्य जो बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन रहा है। सवाल यहां पर यह नहीं कि विकास का क्रेडिट किसे दिया जाए, सवाल यहां पर यह है कि इन्वेस्टर्स को अश्योरेंस मिल रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में अब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट का हमें वो रिटर्न मिल पाएगा। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के योगी इकोनॉमिक मॉडल की चर्चा पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर हो रही है, वहां की संसद में अगर ये चर्चा हो रही है, तो अब हमें यहां पर सकारात्मक पहलू के तौर पर सोचने की जरूरत है। तो मेरे साथ आज इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।